साथियों नमस्कार। बी जॉय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में है, हमने आपसे वादा जैसा कि किया था कि हम कुछ चीज़ें जो रह गई थी उसको हम अलग से क्लास लेकर के पढ़ाएंगे, जैसे अनुनासिक, अनुस्वार, निरानुनासिक और विसर्ग। अनुनासिक, अनुस्वार, निरानुनासिक और विसर्ग। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निरानुनासिक होता है। ठीक है, हिंदी में किसका उच्चारण? स्वरों का उच्चारण। स्वरों का उच्चारण किसमें किसमें होता है? निरानुनासिक और अनुनासिक और निरानुनासिक में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए, अनुस्वार और विसर्ग। यहाँ पर अनुनासिक और निरानुनासिक हो गया। किसमें होता है? स्वरों का उच्चारण होता है अनुनासिक और निरानुनासिक में। अब यहाँ पर है अनुस्वार और विसर्ग, ये क्या है? ये व्यंजन है। क्या है? अनुस्वार और विसर्ग ये व्यंजन हैं जो स्वरों के बाद आते हैं। स्वर मतलब जो 11 स्वर हैं, 11 स्वर हैं, आ ई उ जो बताया था। कह रहा है कि ये अनुस्वार और विसर्ग किसके बाद आते हैं? विसर्ग व्यंजन है। अब जो व्यंजन है तो किसके बाद आएंगे? स्वाभाविक सी बात है, स्वर के बाद आएंगे। ठीक, उसके बाद अब फिर से हम लोग अनुनासिक और इनके बारे में जान लेते हैं कि अनुनासिक किसे कहते हैं और अनुस्वार किसे कहते हैं। अनुनासिक में देखिए, इसको अगर तोड़ेंगे हम लोग तो अनु और नासिक, इसका मतलब ऐसा ऐसा शब्द जो ऐसा स्वर जो उच्चारण में, ऐसा स्वर जो उच्चारण में नासिका का क्या करे? अनुसरण करे। मतलब ऐसा स्वर का, ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जो नासिका का अनुसरण करे, और ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक। ठीक है, जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। ठीक है, इसमें मुंह के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अगला क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार, अब इसका निशान क्या होता है? अनुनासिक का, अनुनासिक का निशान चांद बिंदी जैसा, चांद बिंदी तो आप लोग जानते होंगे, चांद बिंदी को अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, जैसे इस पे लगा हुआ है, हर शब्द पे ये चांद बिंदी लगी हुई है, उसी तरह से अब आगे देखिए अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? ये बिंदी होती है केवल, और क्या लिखा हुआ है? अनुस्वार। अनुस्वार ऐसा स्वर, ऐसा वर्ण या व्यंजन कह लीजिए, ऐसा व्यंजन जो स्वरों का अनुसरण करे। किसका अनुसरण करे? स्वरों का अनुसरण करे। ठीक है, उसे अनुस्वार कहते हैं, जो स्वरों का अनुसरण करे। जैसे यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। क्या है ये? व्यंजन है जो स्वरों का अनुसरण करता है या स्वर के बाद आता है। यह स्वरों के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनियां नाक से निकलती हैं, जिसकी ध्वनियों में केवल नासिका का प्रयोग होता है, नाक का प्रयोग होता है, मुंह का प्रयोग उतना नहीं होता है। ठीक है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकड़। ठीक है, अंगूर, अंगद और कंकड़। अंगूर, अंगद, कंकड़। ठीक है, अंगूर, अंगद और कंकड़। ठीक, अब इन दोनों में अंतर क्या है? अनुनासिक और अनुस्वार में, ये है आपका अनुनासिक, यहां पे लिख लीजिएगा अनुनासिक।
यहाँ पे अनुनासिक आप लोग लिख लीजिएगा जगह बना के, ठीक है। और यहाँ पे अनुस्वार, अनुस्वार, इन दोनों के बीच में बेसिक अंतर है कुछ जो आपके काम की हो सकती है, उसको जान लीजिए। जैसे कह रहा है अनुनासिक स्वर की विशेषता है। किसकी विशेषता है? स्वर की। यह स्वर के बारे में बताता है। कौन? अनुनासिक स्वर की विशेषता है, अर्थात अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगाता है। किस पे लगाता है? स्वरों पर। स्वरों पर चंद्र बिंदु लगाता है, मतलब ये जो चांद बिंदु होती है ये कहां लगती है? स्वरों पर लगती है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, जैसे आंसू, आंसू में यह भी स्वर है और ये जो मात्रा लगी है यह भी स्वर है, ठीक है। तो स्वर के ऊपर ये लगा हुआ है चांद बिंदु। यहां पर देखिए आंख में भी वही चीज है, स्वर के ऊपर लगा हुआ है। कहां पर लगा हुआ है? स्वर के ऊपर। ये भी स्वर है तो स्वर के ऊपर लगा हुआ है। या के बाद देखिए ये स्वर है, ये या में स्वर लगा हुआ है और उसके ऊपर जो है चांद बिंदु लगा हुआ है। तो चांद बिंदु क्या काम करता है? स्वर की विशेषता बताता है और किस पे लगता है? स्वरों के ऊपर लगता है, ठीक। वही अनुस्वार क्या है? अनुस्वार की ध्वनि, अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर, मतलब वर्ण स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। इसकी ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर क्या लगाया जाता है? बिंदु लगाया जाता है। केवल एक बिंदु लगाया जाता है। जैसे अ है, आ क्या है? स्वर है, लेकिन इसके ऊपर भी बिंदु लगी है, अंक हो गया। ये भी स्वर है लेकिन इसके ऊपर भी बिंदु लगी है, अंश हो गया। और पा क्या है? व्यंजन है, व्यंजन के ऊपर भी बिंदी लगी है, क्या हो गया? पंच हो गया, या पंक कर लीजिए, इसको पंक कर लीजिए, पंख, ठीक है। पंक कर सकते हैं, पंख कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी ठीक लगे, और भी शब्द रख सकते हैं। तो ये जो है क्या है? ये पंच भी रख सकते थे यहाँ पे। तो अंक की बिंदी लगी है किस पे? किस पे लगी है? व्यंजन पर लगी है। यहां पर किस पे लगी है? स्वर पे लगी है। इसीलिए इसने वर्ण का प्रयोग किया है, वर्ण शब्द का प्रयोग किया है। और आप जानते हैं वर्ण जो है स्वर और व्यंजन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो एक रह गया अंग, ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा देख लीजिए। दूसरा यह है कि तद्भव और तत्सम। जब पढ़ेंगे आगे तो वो और अच्छे से समझ में आएगा, तद्भव और तत्सम। लेकिन कह रहा है तद्भव शब्दों में क्या होता है? चांद बिंदु लगता है। किसमें? तद्भव शब्दों में चांद बिंदु लगता है। और उसका उदाहरण दिया हुआ है, जैसे अंगूठा, दांत और आंत। इसी का यहाँ पे तत्सम जो है, तत्सम शब्दों में क्या लगता है? अनुस्वार लगता है, मतलब वहां पे केवल बिंदी लगती है। जैसे अंगुष्ठ, दंत, अंत्र। तो यहां पर अंगुष्ठ का देखिए अंगूठा हो गया, दंत का देखिए दांत हो गया, और आंत्र का देखिए आंत हो गया। आपके जानने के लिए तत्सम का मतलब, तत् मतलब इसको तोड़ेंगे, तत्सम। तत्सम मतलब होता है तब के समान। तब के समान, तब के समान का मतलब जैसा पहले संस्कृत में या इससे पहले की भाषाओं में यूज होता था, जैसा इसका विकास हुआ है, जब इसका विकास हुआ है शुरू में जैसा था वैसा ही उसको हम लोग तत्सम बोलते हैं। और जब तत्सम से बदल करके बोलचाल की भाषा में जो यूज होने लगता है तत्सम, जैसे उद्भव, ये तद्भव का मतलब उद्भव, किससे उद्भव? तत्सम से उद्भव, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तद्भव। तत्सम और तद्भव बोलते हैं। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ाएंगे, तब तो इसकी और चर्चा करेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? अनुनासिक और अनुस्वार। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं निरानुनासिक और विसर्ग। जब तक हम इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद
ये हमने लिख लिया है साथियों, ताकि आपका समय कम लगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी। देखिए हमने अनुनासिक और अनुस्वार पढ़ लिया था, अब पढ़ना है निरानुनासिक और विसर्ग, उसके बारे में हमने लिख लिया है। अब इसको जल्दी जल्दी आइए देख लेते हैं। निरानुनासिक क्या है? निरानुनासिक जो है केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर, देख रहे हैं स्वर तो है, सस्वर, सस्वर पे ध्यान दीजिएगा। सस्वर वर्ण को निरानुनासिक कहते हैं। जैसे इधर देखिए ये स्वर है और ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, ये सब शब्द ऐसे हैं जो सस्वर वर्ण को निरानुनासिक कहते हैं। जैसे इधर, उधर, आप और अपना, इनको निरानुनासिक कहते हैं। मतलब कि बिना नासिका के, निरानुनासिक मतलब इसमें नासिका का प्रयोग नहीं होता, लेकिन स्वर के साथ होते हैं। ये सब स्वर के साथ होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? निरानुनासिक। अब आइए विसर्ग पे, विसर्ग पे देख लीजिए। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी क्या होते हैं? विसर्ग भी स्वर के बाद आते हैं, विसर्ग भी स्वर के बाद आते हैं। यह क्या है? यह व्यंजन है, ठीक है, स्वर के बाद आते हैं तो क्या होंगे? व्यंजन में इनकी गिनती होती है। इनका उच्चारण कैसे होता है? हा की तरह, ठीक है, हा की तरह। और इनका प्रयोग संस्कृत में अधिक होता है, संस्कृत में अधिक होता है। और कहाँ होता है? तत्सम शब्दों, तत्सम शब्द वही होते हैं जो संस्कृत से आए हुए हैं, या यह मान के चलिए कि जैसे उनका उत्पत्ति हुई थी, जैसे वो उत्पन्न हुए थे, वैसे ही अभी तक यूज हो रहे हैं। तो ज्यादातर संस्कृत के ही शब्द हिंदी में आए हैं, तो संस्कृत में प्रयोग होता है और तत्सम में प्रयोग होता है, इनका प्रयोग होता है। जैसे मनः कामना, पयः पान, अतः, स्वतः, दुख, दुख आदि। मना कामना, पयः पान, अतः, स्वतः, दुख, ये हो गए आपके विसर्ग। अब अयोग वाह पे भी चर्चा करने के लिए हम लोगों ने बात की थी कि अयोग या वाह क्या होते हैं, उनको भी हम बताएंगे। तो अयोग वाह किसे कहते हैं? अनुनासिक और विसर्ग को, दोनों को क्या कहते हैं? दोनों को मिला करके अयोग वाह बनता है, ठीक है, वहां हमने शुरू में लिखा भी था, ठीक है। ये अनुस्वार और विसर्ग क्या है? ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, ठीक है, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं, ठीक। इसीलिए देखिए वहां पे स्वर और व्यंजन के बीच में इनको स्थान मिलता है। इन दोनों को स्वरों और व्यंजनों के बीच में स्थान देते हैं, क्योंकि ये स्वर के साथ भी प्रयोग में आते हैं और व्यंजन के साथ भी प्रयोग में आते हैं। लेकिन पूरी तरह से हम लोग ना तो स्वर कह सकते हैं और ना ही व्यंजन कह सकते हैं। इसलिए क्या होता है? किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों इनका प्रयोग करते हैं। जैसे अंगद और रंग, यहां देखिए स्वर है ये, और ये क्या है? व्यंजन है। तो अंगद और स्वर दोनों किसका? अनुनासिक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस कारण इन दोनों ध्वनियों को क्या बोला जाता है? अयोगवाह। अयोगवाह मतलब योग न होने पर भी जो साथ रहें, मतलब इनका योग न तो स्वर में हो रहा है न तो व्यंजन में हो रहा है, लेकिन फिर भी इनका प्रयोग होता है और साथ रखा जाता है। किसमें? वर्णमाला में। वर्णमाला में साथ इनको रखा जाता है, इसीलिए इनको अयोगवाह नाम दिया गया है, ठीक है साथियों। इतना हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्वर के साथ ये चीजें जो हमने बताने के लिए कही थी उसको हमने बता दिया है। अब इस पे स्वरों से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर दीजिएगा, ताकि हमको ये मालूम चलता रहे कि आप वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। बाकी जो है हम आपको क्वेश्चन देते हैं, इसको करिएगा।
साथियों, ये बोर्ड पर हमने 3 प्रश्न लिखे हैं, 1, 2, 3। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है और देखिएगा आप आंसर दे पाते हैं या नहीं, मैं देखूंगा उस पर आपके कमेंट के माध्यम से। और इस बहाने आप अपने नोट्स की भी सहायता ले सकते हैं। अगर रिवीजन कर रहे हैं तो अच्छा है, नहीं कर रहे हैं तो नोट्स देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं और मैं इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास पसंद आई होगी और साथ ही साथ फिर आज रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि कमेंट्स ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपको टाइम से मिलता रहे। इसी के साथ ही मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।